जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा संधि के भेद। और संधि के भेद में हमने स्वर संधि संधि के भेद, तीन भेद संधि के होते हैं। पहला जो भेद है स्वर संधि, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 अब तक जो पढ़ चुके हैं। पहला भेद दीर्घ संधि हो चुका है। दूसरा यण संधि, ये भी हो चुका है। क्लियर। आज क्या कंप्लीट करना है? गुण संधि। क्या कंप्लीट करना है? गुण संधि। तो अगर मैं सही हूं तो एक बार प्लीज बताइए। थोड़ा सा आज कल व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही है परिवार में, तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपको ये संधि कहाँ तक पढ़ाई गई थी। तो आज मेरे ख्याल से हमें गुण संधि कंप्लीट करनी है। कौन सी संधि? गुण संधि। क्लियर। जी जी, वेरी गुड। इसके बाद जो संधि है हमारी वो है वृद्धि संधि। और इसके बाद फिफ्थ जो है वो है अयाधि संधि। थैंक यू। तो यहाँ पर गुण संधि की जो कंडीशन है उसको हम करेंगे। गुण संधि, गुण संधि की पहली स्टेटमेंट है कि शब्द के जहां 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 शब्द के बीचों बीच जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा ऐ और औ की हो, वो क्या कहलाते हैं? गुण संधि के उदाहरण। दूसरी स्टेटमेंट, जहां किन्हीं दो जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से या किन्हीं दो वर्णों के मेल से ऐ, औ और अर बने, वर्णों के मेल से अर बने, वो भी क्या कहलाती है? हमारी गुण संधि। तीसरी कंडीशन, जहां ए के साथ ई मिलके ऐ बने, ए के साथ में ऊ मिलके औ बने, और ए के साथ में री मिलके अर बने, वो क्या कहलाती है? गुण संधि। वेरी गुड। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपको याद रखना है, उससे हमारी गुण संधि हो जाएगी कंप्लीट। जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा किसकी हो? एक मात्रा या तो ऐ की हो या फिर औ की हो। फिर दूसरा, जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से ऐ बने, औ बने या अर बने, वो भी क्या है? गुण संधि। ऐ कैसे बनता है? ए और ई को मिला के। औ कैसे बनता है? ए और ओ को मिला के। अर कैसे बनता है? ए और री को मिला के। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ शब्द आ गया रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, गणेश, राजेश, राकेश। इन सब में क्या है? शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा है। एनीथिंग, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे नरेंद्र, सतेंद्र,
गजेंद्र, राजेंद्र, धर्मेंद्र, हरेंद्र, महेंद्र। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके से हम बना सकते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है कि इसमें जो मात्रा लगी है वो ऐ की मात्रा लगी है, और इन सब में भी जो मात्रा लगी है शब्द के बीचों बीच ऐ की मात्रा लगी है। और वो मात्रा कहाँ है? यहाँ पे, ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा। अब मान के चलो ऐश्वर्य शब्द आ गया, अब इस पे मात्रा तो लगी हुई है एक, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द के बीच में नहीं है, शब्द का बीच है यहाँ पे। तो जब तक शब्द के बीच में ये मात्रा रहेगी तब तक वो गुण संधि का उदाहरण है, बशर्ते उसके टुकड़े करने पर अर्थ होने चाहिए। अब ऐश्वर्य को हम कहीं से भी तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं। आपने आज तक इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो कंडीशन हमारी ये है कि शब्द के बीचों बीच ऐ की मात्रा हो, और दूसरी कंडीशन ये है ऐ की मात्रा के साथ साथ कि टुकड़े करने पर उसका अर्थ होना चाहिए, उसका भाव होना चाहिए। क्लियर? तो ये एक मात्रा से पहचानोगे, जैसे यहाँ धर्मेंद्र में भी एक मात्रा है, हरिंदर में भी एक मात्रा है, तो ये सारे के सारे गुण संधि है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं केवल यही है। अब मान के चलो कोई आपसे पूछने लगे कि योगेश में संधि बताइए कौन सी है, या योगेंद्र में संधि बताइए योगेंद्र में कौन सी है, या जोगेंद्र में संधि बताइए कौन सी है, तो आप क्या करोगे? आपका काम है कि आप शब्द के बीचों बीच एक मात्रा देख रहे हो, शब्द के बीचों बीच एक मात्रा देख रहे हो, और यहाँ एक मात्रा किसकी है? ऐ की। और जहां ऐ की एक मात्रा शब्द के बीच आ जाए तो आपको यह ध्यान रखना है वो क्या कहलाते हैं? गुण संधि का उदाहरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुण संधि का उदाहरण। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो कंडीशन बनी, ये बनी कैसे? यहाँ पर ये शब्द क्या है? योग। इधर से क्या आ गया? ये ईश। यहाँ पर ये शब्द क्या है? योग। इधर से दूसरा शब्द क्या आया? इंद्र। यहाँ से हमने क्या ले लिया? ए। इसमें से क्या लिया हमने? ई। दोनों को मिला के क्या बन गया? आई। यहाँ पे इसमें से क्या लिया? ए। इसमें से क्या ले लिया हमने? ई। दोनों को मिला के क्या बना? ई। इसका मतलब ये है एक ए के साथ बड़ा ई आया, छोटा ई बनाएगा तो आई। और जहां ये वर्ण बनेंगे और जहां ये कंडीशन पैदा होगी वो क्या कहलाती है? वो ही तो गुण संधि कहलाती है। जहां ये कंडीशन पैदा हुई, जहां दो वर्ण मिलकर ये बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती है गुण संधि। जैसे यहाँ पे जो शब्द है वो क्या है? रमा और ईस क्या हो गया? रमेश। ऐसे ही जिसको ऐसी जगह से तोड़ेंगे जहां इसका अर्थ हो जाए, सुर और ईस। ऐसे ही महा और ईस, यहाँ पे दिन और ईस, दिनेश जो दिन का स्वामी है। यहाँ पे गण और ईस जो लोगों का स्वामी है, गण कहते हैं जन को, लोगों को। यहाँ राज और ईस, राजेश। और यहाँ क्या हो गया? राका और ईस, राका और ईस। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? इनमें कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? यहाँ से क्या लिया? आ। इधर से क्या लिया? ई। यहाँ से क्या लिया? ए। इधर से क्या लिया? ई। यहाँ से क्या आ गया? आ। इधर से क्या लिया हमने? ई। यहाँ से क्या लिया? ए। इधर से क्या? ई। यहाँ से क्या लिया? ए। इधर से ई। यहाँ पे ए और ई। यहाँ से क्या लिया हमने? आ। इधर से क्या लिया? ई। अब दूसरी कंडीशन जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्या है? रमेश में संधि बताइए कौन सी है? आंसर क्या दे दिया आपने? गुण संधि। क्यों? क्योंकि शब्द के बीचों बीच एक मात्रा आई है। रमेश का सही संधि विच्छेद बताइए, दूसरा क्वेश्चन। रमेश का सही संधि विच्छेद है रमा और ईश। रमा का जो स्वामी है वो रमेश कहते हैं। अब ये रमा किसकी पत्नी थी? ये सबको पता है, इसीलिए भगवान शिव का एक पर्यायवाची रमेश है। तो आपको ध्यान, रमा पार्वती का नाम है। रमा का जो ईश है, रमा का जो स्वामी है वो क्या कहलाता है? ठीक है, रमेश कहलाता है। ऐसे सुरेश जो देवता है, जितने भी, उनका जो स्वामी है वो क्या कहलाता है? सुरेश। तो यहाँ फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? तो यहाँ आ और ई का मेल हुआ। बनाया क्या है? आई बनाया, इसीलिए यहाँ एक मात्रा आई। इसने क्या बनाया? आई। यहाँ पे क्या बना? आई। इसमें क्या बना? आई। इसमें क्या बना? आई। इसमें क्या बना? आई।
और इन दोनों को मिला के क्या बन गया, आई बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वे जो कंडीशन आपको बताई गई वो सारी तो कंडीशन अप्लाई हो रही है। जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा आई की हो, एक मात्रा आई की थी, ठीक है, जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से आई बने वहां दो वर्णों के मेल से आई बन रहा था। जहां ए और ई की कंडीशन पैदा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ये आपकी पहली जो कंडीशन है ये कंप्लीट हुई। यानी कि ये तीनों की तीनों जो कंडीशन रखी सामने वही आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं इन शब्दों के माध्यम से। अब जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या करना है, इसको भी ऐसी जगह से अलग करोगे जहां इनका मीनिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सत और इंद्र, यहाँ क्या हो जाएगा, गज और इंद्र, यहाँ राज और इंद्र, और यहाँ धर्म और इंद्र, यहाँ हर और इंद्र, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे महा और इंद्र। क्लियर। तो ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना नर इंद्र, सत इंद्र, गज इंद्र, राज इंद्र, धर्मेंद्र, तो ये कोई भी आ जाए तो एक तो संधि तो आप वैसे ही बता दोगे, लेकिन जब वो संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या करोगे, ऐसी जगह से अलग करना है जहां दोनों का मीनिंग हो, दोनों का अर्थ है। दोनों का अर्थ है राज और इंद्र का, तभी तो राजेंद्र बनाया। अगर इनमें से किसी का एक अर्थ नहीं होता तो ये सार्थक शब्द बनता ही नहीं। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण थे, ये सारे के सारे ये जो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और इसमें जो पहली कंडीशन, इनके एग्जाम्पल हैं। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन कौन सी है हमारी, ये वाली। तो ये वाली कंडीशन के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको भी क्लियर करते हैं। एक शब्द आ गया हमारा परोपकार, महोत्सव, महोदय, अरुणोदय, सर्वोदय। आपसे पूछ रहा है संधि बताइए जी कौन सी है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, शब्द के बीचों बीच औ की मात्रा, शब्द के बीचों बीच औ की मात्रा, शब्द के बीचों बीच औ की मात्रा, शब्द के बीचों बीच औ की मात्रा। तो ये मात्रा किसकी है, औ की। जहाँ शब्द के बीच में औ की मात्रा आती है वो क्या कहलाता है, गुण संधि। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, पर और उपकार, परोपकार। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महा और उत्सव, महोत्सव। महा और उदय, महोदय। इसका अरुण और उदय, अरुणोदय, अरुण और उदय, अरुणोदय। और यहाँ सर्व और उदय, सर्वोदय। फिर क्या पूछेगा आपसे, कौन से दो वर्णों का मेल हुआ, कौन से दो वर्णों का मेल हुआ। यहाँ से क्या आ गया, ए, इधर से छोटा ऊ, क्या बना रहे हैं, औ बना रहे हैं। यहाँ से क्या आ गया, ए, इधर से क्या है, औ, यहाँ से क्या आ गया, आ, और यहाँ से भी आया, आ, इधर से क्या आ गया, औ, यहाँ से क्या आया, ए, इधर से क्या आ गया, औ, यहाँ से क्या आया, वह में से ए, इधर से क्या आ गया, उ। अब बात ये आती है कि ये बना क्या रहे हैं दोनों मिलके, ये ए और औ मिलके औ बनाते हैं। आ और औ मिलेगा तो भी यही बनेगा, आ और मिलेगा तो भी यही बनता है, ए और औ मिलता है तो ये भी औ बना रहा है। और जहाँ ये औ बनता है वहाँ कौन सी संधि होती है, गुण संधि। वहाँ कौन सी संधि होती है, गुण संधि। क्योंकि ये हमें बता रहा है ना, कंडीशन जो हमारे सामने है वो लगातार 4 क्वेश्चन एक साथ करती है। परोपकार में कौन सी संधि है, गुण संधि। कैसे बताया, क्योंकि शब्द के बीचों बीच औ की मात्रा है। संधि विच्छेद क्या हुआ, पर और उपकार। पर कहते हैं दूसरे को, उपकार कहते हैं भले को। तो जो दूसरे का भला करता है वो क्या है, परोपकार। यहाँ क्या है, महोदय। तो महा जमा उदय, मह का कोई अर्थ होता ही नहीं है, महा का अर्थ होता है। तो यहाँ फिर महत का अर्थ होता है। लेकिन यहाँ क्या है, महा और उदय, महोदय। अब वो ए और ऊ आए तो भी औ बनाता है, आ और ऊ है तो भी है। उच्चारण करके देख लो आप, जो आप इसको एक साथ उच्चारण करोगे और इसका एक साथ उच्चारण करो, आप यही बोलोगे। क्लियर। तो कंडीशन ये हो या ये हो, बात एक ही है। तो कौन से दो वर्णों का मेल हुआ, तीसरा क्वेश्चन, ए और ऊ का। ए और ऊ का मेल होके क्या बनता है, औ बनता है। ए और ऊ का मेल होके क्या बनता है, औ बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे उदाहरण किसके हुए, गुण संधि के। फिर आपसे क्या पूछेगा,
फिर आपसे पूछा जाएगा आप ये बताइए सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसी जगह से अलग करोगे जहां दोनों का मीनिंग हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या बताओगे, दूसरा बताओगे कि यहाँ औ की मात्रा आई है शब्द के बीचों बीच, इसीलिए ये गुण संधि है। दूसरा आप क्या ध्यान रखोगे, ये में से क्या आएगा ए, क्योंकि ये रे तो यहाँ काउंट होगा, इसमें से क्या आएगा ऊ, और ए और ऊ मिलके जहाँ पे ऊ बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं हम, गुण संधि कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, गुण संधि। तो देखो यहाँ सारी कंडीशन अप्लाई हुई, जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा किसकी हो, औ की, एक मात्रा औ की थी, आई की भी दिखा दी औ की, जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से आई बने औ बने, ये बन गया औ, वो क्या कहलाया, ये औ बन के गुण संधि। जहां ये कंडीशन पैदा हो, कौन सी जी, ये वाली कंडीशन पैदा हो, वो क्या कहलाती है, गुण संधि। ए और ऊ मिलके क्या बनाया, औ। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है नोट करके, दूसरी चीज आपको नोट ये करनी है कि यहाँ पे मेरे पास शब्द है मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान में भी यहाँ बीच में औ की मात्रा है, इस मनोविज्ञान में बीच में क्या है, औ की मात्रा, लेकिन ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा ये औ बना कैसे है, यहाँ मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पे औ और औ के स्थान पे विसर्ग है। अगर वो हमें ये देगा तो हम कहेंगे विसर्ग का औ में परिवर्तन, और ये देगा तो हम कहेंगे यहाँ औ का विसर्ग में परिवर्तन। ऐसे ही मनोहर में है, मनोरथ में है, मनोअभिलाषा में है। तो यहाँ आपको ध्यान, ऐसे तपोवन में है, तो ऐसे यशोदा में है, तो यशोदा में आपको ध्यान रखना है ये जो यश है इस वाले यश के विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ है, इस वाले यश के विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ है। तो जब ए और ऊ मिलके औ बनाएगा तो तब गुण संधि होगी, अगर वो विसर्ग के स्थान पे औ आया है तो विसर्ग संधि होगी, क्योंकि जहां दो स्वर वर्णों का मेल होता है और बीच में औ आता है वो गुण संधि है, और जहां विसर्ग का वर्ण में या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कहाँ होगी, जहां विसर्ग का वर्ण में या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो। ठीक है, तो अगर यहां तक ये चीजें क्लियर हैं तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। आपको ये चीज नोट करनी है जरूर कि अगर विसर्ग के स्थान पर ऊ आता है तो वो विसर्ग संधि होगी, और ए और ऊ मिलके अगर बनाते हैं तो वो गुण संधि होगी। अगर आप सबको क्लियर हो गया है यहाँ तक की चीजें तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। देखो संधि अगर आपने समझ लिया तो वर्तनी वाला क्वेश्चन, पर्यायवाची वाला क्वेश्चन, उपसर्ग और प्रत्यय जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए मैं ज्यादा जल्दबाजी में नहीं हूँ। यही कारण है कि मैं किसी भी जो बड़ा टॉपिक होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक, उसके 3-3, 4-4 लेक्चर एक ही टॉपिक के होते हैं। क्लियर? हाँ, जब विसर्ग संधि पढ़ लेंगे तब उसको भी पहचान लेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। जितने भी बच्चे लाइव होते हैं सबको मैसेज देना जरूरी है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि मान के चलो मैं आगे बढ़ गया और मुझे ये पता है कि आगे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो बिना इसके क्लियर होगा ही नहीं, जो चीजें है, इसलिए ओके करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। हजारों मैसेज पहुंच गए हैं, लेकिन जब मैसेज की स्पीड रहती है ना कंटिन्यू 2 मिनट, तब मुझे लगता है कि मैं कुछ आपको सिखा पाया। ठीक है, चलो जी। इसके बाद हमारी एक कंडीशन और बच गई, इसमें कौन सी बच गई, ये वाली बच गई, अर वाली। ये तो औ भी देख लिया, ये भी देख लिया, अर कैसे बनेगा। और ये जो अर वाली कंडीशन है हमारी, ये अर वाली कंडीशन कौन सी है, ये ए और री मिलके क्या बनता है, ये अर बनता है। ए और री मिलके क्या बनता है, अर बनता है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। चलो, तो यहां आपको ध्यान रखना है, शब्द आ गए हमारे पास सप्तऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, योग ऋषि,
यहाँ पर क्या है, तप्त और ऋषि, ये क्या है, देव और ऋषि, ये क्या है, राज और ऋषि, ये क्या है, ब्रह्म और ऋषि से मिलके बना है। ये कैसे बना है, महा और ऋषि से मिलके बना है। और ये कैसे बना है, ये बना है योग और ऋषि से, योग और ऋषि से मिलके। अब मुद्दा ये है कि कौन से दो वर्ण का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। वर्णों के बीच में संधि जो होती है, ए और री मिलके, यहाँ पे भी ए और री, इसमें भी ए और री बना, इसमें भी ए और री बना, इसमें भी आ और री बना, इसमें भी ए और री का प्रयोग हुआ। दूसरी चीज ये है कि जब यहाँ पर ये ए और री मिलके बना क्या रहे हैं, अर, ए और री मिलके बना क्या रहे हैं, अर। और जहाँ अर बनता है वहाँ कौन सी संधि होती है, वहाँ होती है गुण संधि। आ और री मिलके बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, आर। और जहाँ अर और आर बने वहाँ कौन सी संधि है, गुण संधि। क्लियर। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए और री मिलके ये क्या बना रहे हैं, अर बना रहे हैं। और जहाँ अर बनता है वो कौन सी संधि होती है, वो संधि होती है गुण संधि। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है सारे किसके हुए, गुण संधि के। तो दो शॉर्ट ट्रिक आपके पास है कि जहाँ ए और री मिलके अर बनाते हैं वहाँ गुण संधि होती है, और ऋषि वाले जितने एग्जाम्पल होते हैं वो भी गुण संधि के उदाहरण होते हैं। क्लियर। तो ये कंडीशन कौन सी थी हमारी, ये कंडीशन थी ये वाली तीसरी कंडीशन जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो ए और री मिलके क्या बनते हैं, अर। तो अब ये सारी कंडीशन आपके पास आ गई। जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा आई या ऊ की हो, गुण संधि। जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से आई, ऊ या अर बने, गुण संधि। जहां आपको इनमें से कोई कंडीशन दिखाई दे, तीनों बात एक ही है। वो तो जानबूझ के मुझे पता है कि मैं किन को पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से एक ही बात को फिर घुमा के रखा, फिर घुमा के रखा, ठीक है, ताकि इनमें से कोई भी एक चीज आप कैच कर लो। तो ये सब कंडीशन किसकी बनी, गुण संधि। तो गुण संधि को अगर एक ही शब्द में कहना हो तो गुण संधि क्या होती है, जहां शब्द के बीच में एक मात्रा हो। और ये सबको पता है एक मात्रा किसकी होती है, आई और औ की। क्लियर। दूसरी गलती क्या करोगे आप, वो भी बता देते हैं। गलती आप ये करते हो कि चीजों को हमेशा रटते हो, चीजों को क्या करते हो आप, हमेशा रटते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया सप्तऋषि, और वो कह रहा है इसका सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताइए क्या है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताइए क्या है। ये चार ऑप्शन आपको उसने आपको दे दिए। जी, पूछ रहा है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद। मनीष आप सीख नहीं पाओगे बेटे, ठीक है। आप ना चीजों को कहीं से किताबों से पढ़ के रट्टा मारे हुए और अब तक आप अपने दिमाग से वो निकाल ही नहीं पाए। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि ए और ऊ को मिलके क्या बनता है, औ बनता है। आप ए और ऊ को मिला के बना रहे हो। अरे गधे, ये बताया था ऊ और ए को मिलके, ऊ और ए मिलके क्या बनता है, वे। ठीक है सर, कभी वे बन जाता है, कभी औ बन जाता है। और मैं ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ, आप ज्यादा जल्दबाजी में मत रहो। 23 और 24 की तैयारी कर रहे हो आप। अगर हिंदी में ये हालत है ना, तो बाकी सब्जेक्ट में क्या हालत होगी वो अच्छी तरह पता है। ये कई बार लोचा बन जाता है दिमाग में इंसान के पढ़ के किताबों को। आपके दिमाग में वही लोचा बन चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको जब यही नहीं पता कि ए और ऊ की बात हुई थी या ऊ और ए की,
यण संधि में ऊ और ए मिल के वह बना है। कम से कम ये तो छोटे बच्चे बता देंगे पहली और दूसरी क्लास के, जब उच्चारण करेंगे ए और ऊ मिल के ऊ बनता है। आपका दिमाग कहाँ काम कर रहा है, ए और ऊ। जब इंसान को दूसरे में कमी खोजने की आदत हो जाती है ना, तो उसके पास कभी जिंदगी में कुछ बचता नहीं है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है समय के साथ साथ। जो पहले से होता है ना मेहनत, तो वही। तो इसीलिए आपका एक ही तरीका है कि आप मेरे हर लेक्चर को 2 बार सुनो, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि 15 दिन आप मेरे से और हिंदी से दूर हो जाओ, ठीक है। 15 दिन खेती करो जबरदस्त तरीके से, ठीक है। जितना भी ज्यादा मेहनत करोगे तो ब्रेन में जो लोचा बन चुका है, केमिकल लोचा है, वो साफ हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास जाएंगे बेफालतू 1000-2000 रुपया ले लेगा, 3000। तो मैं ये नहीं कहूंगा आप पागल हो, पागल तो बिल्कुल नहीं हो। आप क्लास ले रहे हो तो पागल तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप 2023 और 24 की तैयारी कर रहे हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें आप या तो साइड में रख दो और या उसको समाप्त कर दो, डिलीट कर दो अपनी मेमोरी से। और जो नई चीज सीख रहे हो उस पर फेथ करो, उस पर भरोसा करो, तो आप भी 2022 में ही भर्ती होंगे, ठीक है। तो यहाँ यही समस्या आपके साथ है। हर इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं ना अब तक मैं देखा हूँ, ठीक है, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आए कि जिससे ये साबित होता है कि आप हिंदी में अभी तक भी क्या है कुछ नहीं जानते हो। आप जब पेपर करके आओगे तो ये तो लगेगा मुझे ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, लेकिन करके आओगे मुश्किल से 50%। और 50% पे कोई भर्ती नहीं होता है। पेपर का 75% जब तक नहीं करोगे आज की डेट में नौकरी नहीं लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है ये सारे के सारे क्या है, गलत है, इनमें कोई भी सही नहीं, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है ये क्या है, मैंने जो कहा ना वो 3 चीज कर लेना, ठीक है। मैं किसी भी बच्चे को ना तो हर्ट करना चाहता हूँ ना उसका कभी मेरे मन में भी नहीं आता है। लेकिन जब तरीके समझा के नहीं उसको लाइन पे लाया जा सकता, तो फिर वे तरीके जो मैंने अभी बताए आपको उसके तरीके वही है। इनमें कोई भी सही नहीं है। गलती क्या क्या है इनमें ये देखो ध्यान से। इसमें तो गलती ये वाले री की है, ये बड़ा री है। ये री कौन सा री है, बड़ा री। एक तो ये ले लिया हमने इसमें, और इसमें एक और लगा दिया, तो ये 2 री को मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, इस वाले री को और इस वाले री को। दूसरा क्या है, सप्त ऋषि, इसमें ये गलती है, ऋषि में ये वाला रे आता ही नहीं। इसमें क्या गलती है, तीसरे में यहाँ तय के नीचे ये हलंत लगाया, ये गलती है, ठीक है। इसमें क्या गलती है, ये सत है, जबकि वो सप्त होता है, 7 ऋषि होता है। सत मतलब तो श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब चारों के चारों गलत है, और आपने अभी किया उसके बावजूद आपने इन क्वेश्चनों को गलत कर रहे हो। राइट संधि विच्छेद क्या होगा, सप्त और ऋषि। तो ऋषि में एक तो आपको ये ध्यान रखना है ये छोटा री आता है, ठीक है। यहां से हमने ए में से, भाई जब आप ये आधा तय ले लोगे तो फिर इसमें से ए कहां से लाओगे, अर बनाना है तभी तो बनेगा। जब इसमें से आपने ए को ही गायब कर दिया तो फिर इसमें तो संधि होगी नहीं। तो यहाँ इस तय में से क्या लिया हमने ए, और इधर से क्या लिया हमने री, और ये दोनों मिलके क्या बन गए अर। और जहां अर बनता है वहां कौन सी संधि होती है, वहां होती है गुण संधि। कौन सी संधि होती है वहां, गुण संधि। क्लियर। मैंने बताया था ना कि आप किस तरह की गलती करोगे। हमें पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, हमने इतने लोगों को पढ़ा लिया है कि हमें ये पता होता है बच्चा पेपर में जब क्वेश्चन आता है कि इतने % बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा, ठीक है। और यह जब भी हमें पता, क्योंकि मैक्सिमम एक ही तरह की गलतियां इंसान करते हैं। मैक्सिमम गलती एक पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप में, या जिसका जो IQ लेवल होता है उस एज ग्रुप में, वो गलतियां एक ही तरह की करते हैं। मैथ का जो क्वेश्चन आपका गलत है वो समझ लो मैक्सिमम बच्चों का गलत है, अगर आपकी मैथ पे कमांड है तो। और आपने गलत कर दिया तो मैक्सिमम, क्योंकि वो आपकी रेंज से बाहर हुआ। ऐसे इसमें आपने गलती की है, तो मैक्सिमम बच्चे चीजों को रटते हैं, जो समझाने के तरीके बता रहे उसको कैच नहीं करते हैं। क्योंकि जो पहले फर्स्ट टाइम हमारी मेमोरी किसी चीज को देखती है ना, उसी को वो कैच करती है जीवन भर के लिए। अब वो एक बार फीड हो गया उसमें, गलत सलत जैसे भी है वो ही फीड रहता है। अब वो कब निकलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना, वो निकलेगा तब जब आप उन चीजों को किसी भी तरह से इस विश्वास में ले आओ कि वे चीजें हमारी सीक्वेंस में नहीं है, वे लॉजिकली नहीं है, वेरेटिव ही चीज है। और हमें इनके सीक्वेंस में इन टॉपिक को भी और इस पूरी अवधारणा कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस में लेके चलना है, और इसका लॉजिक के साथ हमें सीखना है। तब वो जीवन भर के लिए चीज आपकी होगी। पढ़ाई तो बहुत करते हैं, हर कोई भर्ती होना चाहता है, लेकिन जो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसका रीजन वही है कि वे सूचना इकट्ठे कर रहे हैं। तो सूचना में और ज्ञान में अंतर है। हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसका फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में होता है।
ऐसे नहीं हमने 4 दिन 5 दिन सेल्फ स्टडी कर ली, 18-18 घंटे पढ़ लिए, हो गया काम। वो तो आपने सूचना इकट्ठी कर ली। लेकिन अगर उसी चीज को आप 2 बार पढ़ जाते और वो भी सीक्वेंस में पढ़ जाते, जैसे मैं कह रहा हूँ बेटे देखो, पहले मैं संधि कराऊंगा, फिर मैं उपसर्ग प्रत्यय कराऊंगा। क्यों कराऊंगा जी? पहले उपसर्ग प्रत्यय क्यों नहीं कराएं? क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं संधि आपको समझा दूंगा तो उपसर्ग प्रत्यय अपने आप समझ में आएंगे। क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय भी मूल शब्द को निकालेंगे पीछे से तो आगे शब्दांश बचेगा, वो उपसर्ग है। आगे से मूल शब्द को निकालेंगे, पीछे जो शब्दांश बचेगा वो प्रत्यय है। यण संधि में कल आपको बताया गया कि कैसे उपसर्गों को अलग किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का सीक्वेंस क्या है। चौथी जो हमारी संधि है वो कौन सी है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और मेरी किसी भी बात का कोई भी स्टूडेंट बुरा ना माने, ठीक है? जब भी मैं इस तरह से आप पे डांटता हूं या करता हूं, ये मान लो कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होगा? जहां जहां शब्द के बीचों बीच, जहां शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा ऐ और औ की हो, 2 मात्रा ऐ और औ की हो। जहां शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा ऐ और औ की हो, तो वो वृद्धि संधि होगी। जहां किन्हीं दो जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से ऐ और औ वर्ण बने, वो क्या कहलाती है? वृद्धि संधि। कैसे? एक शब्द लिया सदैव, फिर तथैव, एक एक, फिर मतेक्य। इन सब में किसकी मात्रा है? इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा 2 होती है। यहाँ पे हमने शब्द लिया जलोग, महोज, औषधि, वनौषधि। इसकी मात्रा कितनी होती है? 2 होती है। संधि करेंगे क्या होगा? सदा जमा ए, तथा जमा ए, एक जमा एक, मत जमा एक। क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल जमा ओग, ओग कहते हैं होदी को। महाजमा ओज, महा और औषधि, वन और औषधि। ये रहे इनके संधि विच्छेद। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, आप सीखना चाहते हो, मेहनत से आप सीखो, ठीक है? तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 मात्रा है, यहाँ पे भी 2 मात्रा है, और जहाँ शब्द के बिल्कुल बीचों बीच 2 मात्रा आ जाती है तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। जहाँ शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा किसकी हो? ऐ की हो और औ की हो। ऐ की मात्रा है तो वो भी वृद्धि संधि है। औ की मात्रा है, औ की मात्रा कहाँ है? इनमें है। ये सारी की सारी औ की मात्रा है, ये सारी की सारी क्या है? औ की है। इनमें मात्रा किसकी? ऐ की है। तो यहाँ शब्द का बीच भी यही है, शब्द का बीच भी यही है,
तो ये सारे के सारे क्या कहलाए, वृद्धि संधि। तो जहाँ के नहीं दो वर्णों के मेल से क्या बने, तो दो वर्णों के मेल से अगर अई बन रहा है, औ बन रहा है, तो वो सब क्या है, वृद्धि संधि। और जब छोटे अई या छोटे औ बनते हैं तो वो किसको बताते हैं, गुण संधि। ये बड़े हैं, ये सबसे बड़े वर्ण होते हैं। स्वर में सबसे बड़े वर्ण ये दो ही वर्ण कहलाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, वृद्धि। वृद्धि का मतलब जो बड़े से बड़ा हो, अर्थात जो विशाल हो, उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है यहाँ आ, ये क्या है आई, तो ये दोनों के दोनों दीर्घ वर्ण है, और जब दीर्घ वर्ण बनेंगे तो वही तो बड़ा बनाएगा, इसी वजह से नाम इसका वृद्धि रख दिया गया। तो ये किसके उदाहरण हुए हमारे, वृद्धि संधि की। पांचवी संधि कौन सी है हमारी, अयादि संधि। पांचवी संधि कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि कहाँ होती है, अयादि संधि शब्द शब्द तीन वर्णों से, शब्द तीन वर्णों से, शब्द तीन वर्णों से मिलकर बना होता है तथा संधि विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद करने पर अर्थात शब्द के टुकड़े करने पर, संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है। संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरा, शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच यह वे वर्ण, शब्द के बीचों बीच यह वे वर्ण होते हैं, शब्द के बीचों बीच यह वे वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले स्वर सहित, इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन होता है। तीसरी कंडीशन, शब्द के आरंभ में, शब्द के आरंभ में आए, औ, आव होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, हमारा अयादि संधि। तो ये तीन कंडीशन है जी। फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बना चुका हूँ जितेंद्र जी, ठीक है। तो आप हिंदी बाई अनुसार पे जाइए, जो यूट्यूब चैनल है, और उसकी प्ले लिस्ट खोलिए और प्ले लिस्ट में जाइए रणनीति पे, और जैसे प्ले लिस्ट में जाओगे, रणनीति खोलोगे, तो उसमें बहुत सारी रणनीति मिलेगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी एसआई की, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों की, और यहाँ तक कि फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक। तो उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस क्लियर किया है, साथ के साथ सिलेबस के साथ साथ ये भी बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से आप अपने जितने भी सिलेबस से संबंधी आपकी इंक्वायरी है, और उसके अलावा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है और क्या नहीं पढ़नी है, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से उन चीज़ों को कर सकते हो जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो एक बना है, ये किससे मिलके बना है, यहाँ से ये आ गया ए, इधर से आ गया आई, तो ये ए और आई मिलके क्या बन गया, यहाँ पे ये आई बन गया, ठीक है। किसने पूछा, अविनाश ने, ठीक है। तो क्या से बना ये एक और एक से मिलके बना है। तो जब ये एक और एक से मिलके बना है, तो ये कै एक व्यंजन है, और प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है, तो वो स्वर हमने यहाँ ले लिया, ये ए ले लिया, इसका आई लिया, तो दोनों मिलके क्या बन गया, आई जी। अविनाश समझ में आया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, ए और आई मिलके क्या बन गया, आई बन गया। इसी वजह से यहाँ क्या आ गई, दो मात्रा आई है, इसीलिए शब्द बना है। चलो, ये डाउट था भाई किसी का। अयादि संधि में क्या होगा कि शब्द तीन वर्णों से मिलके बनेगा, ना 4 का होगा, ना 2.5 का होगा, ना 4.5 का, ना 5 का। फिर क्या है, कहीं से भी तोड़ोगे, टुकड़े करेंगे, शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा।
तो वो क्या कहलाता है, वो अयादी संधि कहलाता है। शब्द के बीचों बीच य और वे वर्ण होंगे, लेकिन य और वे वर्ण तो यण संधि में भी होते हैं, लेकिन वहां क्या होता है, शब्द से इन य और वे से पहले आधा व्यंजन होता है, यहाँ क्या होगा, पूरा व्यंजन होगा, स्वर सहित व्यंजन होगा। तो शब्द के बीचों बीच य वे वर्ण होंगे तथा इनसे पहले, ठीक है, स्वर सहित व्यंजन होता है। अगर आधा व्यंजन आ गया ये और वैसे पहले यण संधि, और पूरा व्यंजन आ गया तो अयादी संधि। तो शब्द के आरंभ में क्या होगा, अय आय औ और आव होते हैं। एग्जाम्पल लीजिए और इनको भी क्लियर कीजिए। यहाँ पर क्या है, ये अय, यहाँ पर आय, आय औ, आओ। अब ये ए के जो एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है, यहाँ नयन, शयन, चयन, गयन। थोड़ा सा आगे तक ही लिख लेते, नयन, शयन, गयन और चयन। यहाँ पे नायक, गायक, नायिका, गायिका। पवन, पवन, हवन, भवन, धवन, कवक, पवित्र। यहाँ पे पावन, धावक, पावक, सावक, सावन, श्रावण, यहाँ श्रवण। क्लियर। ये एग्जाम्पल क्या है जी, अयादी संधि के। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने कंडीशन क्या क्या बनाई देखना एक बार। शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना होता है तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होगा। पहले ये देखो कि ये सारे के सारे 3 वर्णों से मिलकर बने हैं कि नहीं बने। न, ये, न 3 वर्ण है, न, ये के 3 वर्ण है, पे, वे, न 3 वर्ण है, पे, वे, न 3 वर्ण है सब में। तो सारे के सारे 3 वर्णों का, कोई भी 2.5 का, 4 का, 5 का, 2 का नहीं है। तो अयादी संधि की खासियत है, उसके जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे वो 3 वर्णों से बनेंगे। एक पॉइंट। दूसरा क्या है, शब्द के बीचों बीच ये वे वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन होता है। देखना एक बार, शब्द के बीच में क्या है, यह, शब्द के बीच में क्या है, यह, शब्द के बीच में क्या है, वे, शब्द के बीच में क्या है, वे, सब के बीच में यही। तो इनके जो एग्जाम्पल है, इस वे और वे वाले हैं, ये वाले हैं। और इन सबसे पहले क्या है, पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन, मतलब स्वर सहित व्यंजन। व्यंजन के 2 रूप होते हैं, स्वर रहित और एक स्वर सहित। एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन। आधे व्यंजन का ही दूसरा नाम शुद्ध व्यंजन होता है। तो यहाँ क्या है, ये भी कंडीशन अप्लाई हुई कि शब्द के बीचों बीच यह वे वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, शब्द के आरंभ में अय, आय, औ और आव होता है। तो ये भी देखो क्या है, यहाँ शब्द के आरंभ में क्या है, न के साथ क्या लगा हुआ है, ए, और इसके बाद यहाँ अय, यहाँ पे क्या है, आय है, यहाँ पे क्या है, आव है, और यहाँ पे क्या है, आव है, यहाँ पे क्या है, आव है। मैं कुछ नहीं कह रहा, देखो यहाँ पे में से ए ले लिया, यहाँ वे, यहाँ न में से आ ले लिया, यहाँ ये, न में से ए लिया, यहाँ ये, यहाँ पा में से आ ले लिया, यहाँ वे। तो जब शब्द के आरंभ में अय, आय, आओ और आव हो, वो भी क्या है, वृद्धि, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या था, वर्णों का तो मेल हो रहा था आपस में, लेकिन शब्द के टुकड़े करने पे अर्थ नहीं हुआ। और जब संधि की डेफिनेशन है कि वर्णों का मेल संधि कहलाती है, और जब वर्णों का मेल हुआ तो संधि तो माननी पड़ेगी, बेशक शब्दों के टुकड़े ना हो।
एकमात्र अयादि संधि ही ऐसी है जहां संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। स्वर रहित ये है आधा के, अगर हम ये ले ये क्या है, ये स्वर रहित है और ये पूरा है ये स्वर सहित है। क्लियर? तो इसी को हम आधा व्यंजन कहते हैं, इसी को शुद्ध व्यंजन कहते हैं, इसी को स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। और ये क्या है, इसमें आधा कै और ए दोनों है, इसलिए ये स्वर सहित कहलाता है क्योंकि इसमें स्वर है। क्लियर? अब आपको ये ध्यान रखना है, इसका पूछेगा क्या आपसे, संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद ने जमा अन। अब आप ये कहोगे सर आपने कैसे कर दिया ये ने जमा, हमारी तो समझ में आए नहीं। वो 4 ऑप्शन आपको देगा, नयन शब्द दे दिया, एक ऑप्शन दे देगा आपको, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, नयन शब्द दे दिया और उससे पूछेगा कि इसका बताइए सही संधि विच्छेद क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, एक देगा वो ने और अन, एक देगा वो नई और अन, एक देगा वो आपको नो और अन, और एक देगा वो आपको नौ और अन। अब आपके पास 2 तरीके हैं नयन का संधि विच्छेद बताने के लिए। एक तरीका तो यह है कि आप इनको उच्चारण करो आपस में एक साथ, जो भी आप उच्चारण एक साथ कर रहे हो, अगर वो ही उच्चारण कर रहे हो जो ऊपर लिखा है तो समझ लो वो इसका संधि विच्छेद होगा। नो जमा अन नोन, ये तो नहीं है। यहाँ पे नो और अन नोन, ये भी नहीं है। ने और अन नैन, और ने और अन नयन। तो राइट आंसर क्या हुआ? जब दोनों का एक साथ उच्चारण कर रहे थे तो हम उच्चारण क्या कर रहे थे, नयन का। 1 पॉइंट, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जहां पे भी आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे अय आता है वहां मात्रा लगती है ए की, जहां अय आता है वहां मात्रा लगती है बड़े वाले ऐ की, जहां औ आता है शब्द के आरंभ में वहां मात्रा लगती है औ की, और जहां आव आता है वहां मात्रा लगती है औ की। इतना याद रख लेना। सारा खेल ऐ, अभी भी जो पढ़ रहे थे गुण संधि वृद्धि संधि में, सारा खेल इन्हीं का था, ऐ और औ का। ठीक है? जहां तो यहाँ पे भी हम इसकी मात्रा लगाएंगे, ये जो एक मात्रा लगी है किसकी है, ये ऐ की है। और यहाँ पे हम इसे करेंगे ने और इक नायक, और यहाँ क्या करेंगे पो और अन पवन, और यहाँ क्या करेंगे पऊ और अन पावन। ये ऐसे बना। कुछ समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, टे और अन गयन, यहाँ पे गे और अन गयन, और यहाँ पे चे और अन चयन। भाई यहाँ शब्द के आरंभ में अय है, इसमें से ए और ये, और जहाँ अय आता है वहां मात्रा किसकी लगाते हैं, ऐ की लगाते हैं। ऐसे यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गे और अक गायक, यहाँ पे ने और इका नायिका, और यहाँ पे गे और इका गायिका। उच्चारण करके देखो तो भी यही बोलोगे। यहाँ पे क्या आएगा, हो और अन हवन, यहाँ पे भो और अन भवन, यहाँ पे क्या करोगे भो और अन भवन, और यहाँ पे धो और अन धवन, और यहाँ पे को और अक कवक, और यहाँ पे पो और इत्र पवित्र, और यहाँ पे स्रो और अन। ये ध्यान रखना है जी, श्रवण में ये अन नहीं बनेगा, ये अन बनेगा, क्योंकि नय का नय में परिवर्तन हो जाता है। जैसे रामायण, तो रामायण में जो ये आया है तो ये रामायण कैसे बना है, राम और अयन से मिलके बना है। तो जैसे नय का यहाँ नय में परिवर्तन हुआ, जैसे परिमाण, तो परिमाण में क्या है, ये क्या था, ये परि और ये मान था, तो इस वाले नय का नय में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अनुनासिक वर्ण होते हैं 5, जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ये नियम है। जैसे ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी होता है, ऐसे ये भी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है नय का नय में परिवर्तन, नय का ऐसे यहाँ पे ये वाले नय का इस वाले नय में परिवर्तन हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद होगा स्रो और अन, श्रवण। क्लियर? अब ऐसे इनका संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे धऊ और अक, धऊ और अक क्या है, धावक।
ऐसे ही पऊ और अक पावक। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सऊ और अक सावक, सऊ और अन सावन, ऐसे ही श्रऊ और अन श्रोवन। क्लियर। तो ये श्रावण हो गया। तो ये सब इनके क्या है, संधि विच्छेद। तो बस आपको ध्यान रखना है, जहाँ अय आता है वहाँ मात्रा आई की लगती है, जहाँ अय आता है वहाँ मात्रा बड़े वाले आई की लगती है, जहाँ औ आता है वहाँ मात्रा ओ की लगती है, और जहाँ औ आता है वहाँ मात्रा औ की लगती है। तो ये था आपका अयादि संधि। और अयादि संधि में से ज्यादातर शब्द यहीं से पूछे जाते हैं जो आपके सामने लिखे हैं। अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि ये बताइए जो धाविका शब्द है उसमें संधि बताइए कौन सी है, धाविका में संधि बताइए कौन सी है, इसका संधि विच्छेद बताइए। आप क्या कहोगे, बीच में वह है, इससे पहले पूरा व्यंजन अयादि संधि। क्लियर। फिर दूसरा क्या कहोगे, यहाँ है आव, आरंभ में शब्द के अयादि संधि है। फिर क्या है, एक दो तीन शब्द तीन वर्णों से मिलके बना है, टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं हो रहा है, टुकड़े कर दिया धो और ई का, कोई ना धो का कोई अर्थ है ना ई का अर्थ है। तो आप चार चार तरीके से बता सकते हो ये अयादि संधि है। एक तो शब्द के बीच में वे है, पहले आधा व्यंजन अयादि संधि है। दूसरा शब्द तीन वर्णों से मिलके बना, एक दो और एक के तीन। ठीक। तीसरा क्या है कि शब्द को कहीं से भी तोड़ेंगे कोई अर्थ नहीं है, कहीं से कोई भी टुकड़ा कर लो, और जब शब्द को तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता तो वो अयादि संधि का उदाहरण होता है, और यही आपको बताया गया। तो ये सारी की सारी कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही थी। ठीक है। शब्द तीन वर्णों से मिलकर बना होता है तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता। शब्द के बीचों बीच यह और वह वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन होता है। शब्द के आरंभ में आए आए आओ आओ होता है, वहां शब्द के आरंभ में आ होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाए, अयादि संधि। ये क्या कहलाए, अयादि संधि। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बने कैसे। यहाँ पे हमने शब्द ले लिया भवन, कि यहाँ मीनिंग तो है नहीं पे, लेकिन हमने संधि क्यों की। ये जो भवन बना है ये कैसे बना है, ये भो और अन से मिलके बना। क्लियर। संधि में क्या होता है, जो पहले वाला वर्ण होता है उसका लास्ट वाला लेते हैं, और जो बाद वाला होता है उसका पहले वाला लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, ये जो भो बना है ये आधा भय और औ से मिलके बना है। क्लियर। और इसमें भी ये जो औ है ये जो मिलके बना है ये ए और ऊ से मिलके बना है। तो इसका लास्ट वाला तो ऊ हुआ ना, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये हमारा क्या है, अन है। और यहाँ से हमने क्या ले लिया, यहाँ से हमने ले लिया ये वाला ए, इसमें से ले लिया हमने ऊ, इसमें से ऊ लिया, इधर से लिया ए, और ये ऊ और ए मिलके क्या बन गया, वह बन गया। क्लियर। अभी देखो यहाँ क्या बच गया, हमने यहाँ ऊ तो यहाँ ले लिया इसमें वह के अंदर। ठीक है। यहाँ से भय बचा और ए बचा, भय और ए को हम क्या लिख लेंगे यहाँ इस रूप में। इसके बाद यहाँ से हमने अन से ए ले लिया था, ये क्या बच गया था हमारा, न बच गया था, न ले लिया हमने यहाँ। और चूंकि दो शब्दों के बीच में ऊ और ए को मिला के क्या बनाया, वे, ऐसे शब्द बनाया भवन। दोबारा से सुनो ध्यान से, ये भवन शब्द था हमारा, तो भवन का संधि विच्छेद क्या किया हमने, भो और अन। क्यों, क्योंकि यहाँ है औ, और जहां औ होता है शब्द के आरंभ में वहां मात्रा किसकी लगाते हैं, हम औ की लगाते हैं। तो यहाँ ये जो भय आधा और औ को मिला के बना है भो, भाई ये एक व्यंजन है, और किसी भी व्यंजन में एक स्वर होता है, और वो स्वर यहाँ क्या है, औ है। क्लियर। तो ये जो औ बना है ये ए और ऊ से मिलके बना है। हमें पहले वाले का लास्ट वाला लेना होता है, तो पहले वाले का लास्ट वाला तो ऊ हुआ ना, और दूसरा जो होता है उसका पहला लेना होता है। तो पहले वाले का लास्ट ऊ है और इसका ए, ऊ और ए मिलके बन गया वे। अभी आधा भय और ए मिलके क्या बन गया, पूरा भय। यहाँ अन में से क्या बचा था, न। अब इन दोनों को मिला के क्या बनाया हमने, वे। तो ऐसे शब्द क्या बन गया हमारा, भवन। अगर स्वर संधि के पांचों वेद समझ में आ गए हो तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। ये स्वर संधि के भेद हो गए हमारे कंप्लीट। और कल जो हम करेंगे वो कल क्या करेंगे दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। कल क्या पढ़ेंगे, पहले विसर्ग संधि पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि कराएंगे।
विसर्ग संधि। तो कल हम विसर्ग संधि लेंगे। ये अयादि संधि के पांचों भेद समझ में अगर आ गए, सब कुछ क्लियर हो गया है, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, ठीक है। ऑल ओके सर, थैंक यू थैंक यू, क्लियर हो गए। चलो, पहली बार लाइफ में आप संधि समझ में आई है आपको, पढ़े तो आप बहुत बार हो, ये सच्चाई है, पहली बार संधि समझ में आई है आपको कि कैसे करेंगे। अब आपको अपनी मेमोरी में याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको सेव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने सीक्वेंस में चीजें समझी है और लॉजिकली आपने चीजों को समझा। अब कोई कुछ भी पूछे आप तुरंत बताओगे, आंसर टेली करके आप आंसर दोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान, ये जो चीजें हैं ना जो मैं बताई, ये किसी किताब में नहीं है, ठीक है। अब मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल दिए, इनसे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, जो एग्जाम्पल में दिए वही पूछेगा वो। अब ये जो कंडीशन है ना, शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना होता है तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं, ये इनको आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हो ना, शॉर्ट ट्रिक कभी इंसान को भर्ती नहीं करा सकती। शॉर्ट ट्रिक मजा दे सकती है बस, शॉर्ट ट्रिक इंसान को मजा देती है, क्योंकि वो सीखने के तरीके से डिफरेंट तरीका है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भर्ती नहीं करा सकती। जब पेपर में बैठते हैं वहां 2-4 शॉर्ट ट्रिक को छोड़ के सारी शॉर्ट ट्रिक हवा हवाई हो जाती है, लेकिन उसको ढंग से पढ़ेंगे लॉजिकली और देखेंगे ये शॉर्ट ट्रिक बनती कैसे है, तब वो आपको जिंदगी भर हो रहेगा। और जब शॉर्ट ट्रिक रटोगे तो फिर यही होगा। ये क्या था आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक ही तो था। शब्द के बीचों बीच यह वह वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन होगा, सब में था वही, ठीक है। शब्द के आरंभ में आए, आए, आओ या आओ बनेंगे। अब 3 अलग अलग कंडीशन से अपनी चीजों को प्रूव कर सकते हो, इसमें भी यही बताया गया। इससे पहले वृद्धि संधि पढ़ाई गई, उसमें भी यही बताया गया, जहां शब्द के बीचों बीच 2 मात्रा आई और औ की हो, जहाँ किन्हीं 2 वर्णों के मिल से आई और औ बने। यहाँ पे सब में वही बन रहा है। यहाँ आ और आई मिलके क्या बन रहा है, यहाँ आ और आई मिलके आपका बन रहा है ये वाला। यहाँ पे भी आ और आई मिलके क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है। यहाँ पे भी ए और आई मिलके क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है। तो जहां ये वाला वर्ण बनेगा तो वृद्धि संधि है, क्लियर। ये सच्चाई है। देखो, जब भी आप पढ़ो ना तो अपने लिए पढ़ो, भर्ती होने के लिए पढ़ो, दिखावे के लिए नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को लाइब्रेरी में देखा हूँ, जब भी इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और बाकी दूसरी जगह जाता हूँ, दिल्ली के अंदर भी, तो बीच बीच में जाना होता है लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी किसी न किसी ऐसे हमारे किसी साथी की या किसी रिलेटिव की या किसी कहीं ना कहीं रिलेशन वालों की होती है, तो वो बुलाते हैं, हम लोग चले जाते हैं, तो वो भी उनकी भी लाइब्रेरी चल जाती है, क्योंकि वहाँ बच्चे हमें देखते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं सर यहाँ पे हैं, तो बीच बीच में आते रहेंगे, डाउट वगैरह बताते रहेंगे और जो भी दिक्कतें हैं हम चर्चा कर लेंगे। ऊपर से फिर 1-2 सेमिनार भी हो जाता है उन सब बच्चों का, ठीक है। तो सेमिनार में बता देते हैं भाई पढ़ने के तरीके ये है ये नहीं है, तो उनसे भी फायदा होते हैं। भाई हमारे पास एक्सपीरियंस हमारा खुद का तो है ही, लेकिन जो पूरी लाइफ हम हॉस्टल में रह के बिताए हैं और वहाँ से बहुत सारे जो IAS IPS निकले हैं, जो प्रोफेसर निकले हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, अपनी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। तो पे ग्रेड तो हमारा भी वही है, सैलरी तो हम भी वही कमा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है सही गलत को सही करने की और सही को गलत करने की, ठीक है। हमारे पास सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में आनंद आता है, इसीलिए हमारी संतुष्टि इधर से ही है। उनके पास पद भी है, हालांकि सैलरी तो हमारी ज़्यादा है, सच्चाई पूछे तो ये, बाकी DM से और SDM से। लेकिन यहाँ समस्या उस बात की है कि इंसान को किस फील्ड में जाके जो है अपना बेस्ट कर पाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास उन लोगों का भी तो अनुभव है जो हमारे साथ रहे हैं, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं, कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को अचीव किया है, तो वो चीज़ आपसे शेयर करते हैं। अब उसको आप कैच करते ही नहीं हो। जो पढ़ाते समय आपको बहुत सारी बात बताते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो मैं कह रहा हूँ 18 घंटे पढ़ने का जमाना नहीं रहा है अब आप 4 घंटे पढ़ो दिन में, लेकिन 4 घंटे पूरे होश आवाज के साथ पढ़ो। कुछ 4 घंटे में बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। भाई आप एक चीज सोच के देखो, अगर आप लगातार 6 घंटे की नींद पूरी कर रहे हो तो आपका दिन में कभी सोने का मन नहीं करेगा, चाहे आपको कितनी थकान हो। लेकिन अगर आपकी बीच में 6 घंटे के अंदर 4 बार नींद टूट चुकी है, 4 बार आंख खुल चुकी है, आप मोबाइल देख चुके हो, फोन, या फिर आप टाइम देख चुके हो, या कोई और दूसरी टेंशन है वो आपको याद आ रही है, और 4 से 5 बार आप 6 घंटे के अंदर उठे, तो आपकी नींद पूरी होगी ही नहीं। तो ऐसे ही पढ़ाई के दौरान अगर बीच में कुछ भी चीज आ जाएगी उस जो आप पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ाई पूरी होगी नहीं, वो सिर्फ सूचना इकट्ठी करोगे। तो यही रीजन है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो बैठते हैं 8 बजे
और 12 बजे तक कंटिन्यू हम पढ़ते हैं 4 घंटे। और आप ये कभी नहीं देखते कि इन 4 घंटों में हमने लिया क्या है। हमने 4 घंटे तो पढ़े, लेकिन इन 4 घंटों में हमने अचीव क्या किया, उपलब्धि क्या थी हमारी। तो उस उपलब्धि पे कभी भी ध्यान नहीं जाता आपका। बस हाँ जी हम तो पढ़े हैं, आज 4 घंटे पढ़े, कल तो एक ही पढ़ पाए थे। मैटर करता है कि अचीव क्या किया, अचीवमेंट क्या है, उपलब्धि क्या है। 4 घंटे जो मेहनत किए थे उसमें सीखा क्या, और ऐसी कौन सी चीज सीख ली जो आपको पहले नहीं आती थी और अब दोबारा से उसको सीखने की जरूरत नहीं है। वे चीजें मैटर करती है भर्ती होने के लिए। अदरवाइज पढ़ तो दुनिया रही है, आगे भी दुनिया पढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे इन सब चीजों के लिए, तभी वास्तव में आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एमपी हाँ एमपीएसआई के लिए हिंदी में तो आपको कुछ दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। उसमें 2 टॉपिक है, एक तो काव्य वाला टॉपिक है, काव्य के गुण प्रबंध काव्य है, और एक है भाव पलवन। बाकी सारी की सारी चीजें यही है जो चल रही है। ठीक है, तो वो चीज 2 जो टॉपिक होते हैं उसके आपको पीडीएफ भी दे देते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव है, उसका कोई रोल है नहीं जर्नल हिंदी के अंदर। लेकिन आपके यहाँ प्रबंध काव्य महाकाव्य से, काव्य के दोष से, काव्य के लक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीएसआई के अंदर। ठीक है, और एक भाव पलवन के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और बाकी तो मैं कराता ही हूँ सारी की सारी चीजें, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ वही है महाकाव्य जिसे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नहीं नहीं एनडीए में हिंदी नहीं आती है। ठीक है, तो ये एनडीए में कोई हिंदी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ सारा खेल साइंस और मैथ का है। ठीक, चलो जी आज के लिए इतना ही। सर आज हिंदी समझ आ गई, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना, बाकी कल कराएंगे हम विसर्ग संधि, और उसके बाद कल ही शुरू कर देंगे व्यंजन संधि, क्योंकि विसर्ग संधि कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। उसमें भी 10 कंडीशन बताएंगे आपको। विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी और फिर व्यंजन संधि, और जैसे ही हमारी संधि कंप्लीट हुई तो उपसर्ग प्रत्यय और वर्तनी वाला आपको, हाँ बिल्कुल आएंगे, जब इलाहाबाद आएंगे तो बताएंगे आपको। अभी थोड़ा सा क्या है, ड्यूटी पे भी थोड़ा सा जोर ज़्यादा है, टाइट चल रहा है माहौल। बहुत दिनों के बाद ये ऑफिस वगैरह थे दिल्ली के अंदर कंटिन्यू खुल पा रहे हैं। पहले तो 50% स्टाफ जाता था, 50% नहीं जाता था। ठीक है, तो अब सारा स्टाफ जा रहा है और काम कर रहा है। जो काम ऑलरेडी 1 साल तक पेंडिंग पड़ा था वो भी करना पड़ रहा है। तो वो जिम्मेदारी में बिजी उधर अपनी ड्यूटी में। फिर घर की जिम्मेदारी ऐसी आ गई कि एक ऑपरेशन कराना पड़ा परिवार के मेंबर का। उसके बाद फिर जो है ये आपकी क्लासें कंटिन्यू है। अब देखो मैं दूसरी जगह से आया हूँ। ठीक है, मैं कम से कम 60 से 70 किलोमीटर गाड़ी चला के तब मैं यहाँ घर पे पहुंचा, अपने क्लास आपके ले रहा हूँ। तो टीचर आपके लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है आपको नहीं पता है, इसलिए आपको भी स्ट्रगल करना है, आपको भी मेहनत करनी है। और मैं पानी तक नहीं पिया हूँ सुबह उठ के। ठीक है, ये मैं 5:30 बजे उठा था, उसके बाद में फ्रेश व्रेश हुआ, नहा धोआ, कपड़े वपड़े पहने और तुरंत गाड़ी उठा के भाग लिया। और उसके बावजूद मैं 7:40 पे आपकी क्लास में था, 60 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, अब 12 बजे तक यहाँ पढ़ाऊंगा कंटिन्यू बिना ब्रेक के। ठीक है, अब 12 बजे तक पढ़ाने के बाद फिर अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। तो जब आदमी के पास सब कुछ है, ठीक है, जिसकी उसकी जरूरत है परमात्मा ने सारी पूरी कर दी, उसके बावजूद भी वो मेहनत कर रहा है यार, आपके लिए 5 बजे जग रहा है। ठीक है, और वो कंटिन्यू पढ़ा रहा है बिना नाश्ता किए, बिना पानी पिए। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। ठीक है, जो आप रोना रोते रहते हो ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आपने अभी देखा ही नहीं जिंदगी में कितना अभाव है लोगों के पास। ठीक है, कितनी परेशानी है। तो इसलिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ईमानदारी से आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो। और जितनी भी समस्याएं हैं ना परिवार की, वो सब पढ़ाई से दूर होगी, ये आपको ध्यान रखना। वो सब पढ़ाई से दूर होगी जितनी भी समस्याएं हैं। तो इसीलिए चुपचाप समस्याओं को बनने दो, उनसे लड़ते रहो और पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ो। जिस दिन नौकरी लग गई, आधी समस्या तुरंत खत्म। आपके प्रति लोगों के विचार बदल जाएंगे। ठीक है, आपको समाज में एक बड़ी जगह मिल जाएगी। आप किसी को कुछ भी बोलोगे तुरंत भाग के करके देगा आपको काम। तो इसीलिए अपने आप को प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है समाज में। तो इसीलिए जितना भी प्रेशर आपके ऊपर है अभी, उस प्रेशर को रहने दो, उसके दबाव में मत आओ। प्रेशर रहना भी जरूरी, प्रेशर नहीं रहोगे तो राक्षस बन जाओगे आप लोग। ठीक है, पता नहीं क्या क्या करो लोगे इस उम्र में। ऐसे होता ही है, बच्चे पता नहीं जो दिमाग में आ जाता है उसी को सही मान बैठते हैं, फाइनली उसका रिजल्ट उसको पता ही नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं विसर्ग संधि के साथ। सभी दोस्तों को नमस्कार।